हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग सूत्रा और आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो बेसिकली डिफाइन किया जाए तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट्स की एरियाज वेयर द पावर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मीट्स। जहाँ पर पावर ऑफ सप्लाई और डिमांड मिलती है उन्हें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। सो हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो प्राइसेस किस तरीके से ड्राइव होते हैं, एक्सेस ऑफ सप्लाई और एक्सेस ऑफ डिमांड के कारण, राइट। तो अगर प्राइसेस की डिमांड अगर बढ़ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस आगे बढ़ेंगे, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और अगर सप्लाई बढ़ रही है हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस डिक्लाइन होंगे, स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएंगे। सो जहाँ भी सप्लाई और डिमांड कहीं एक बैलेंस बना के रहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में आ गया है मार्केट और स्टॉक प्राइसेस साइडवेज जा सकते हैं, रेंज बाउंड में जा सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, राइट। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉक प्राइसेस नीचे आएंगे। और जहाँ से डिमांड बढ़ रही है, जहाँ से सप्लाई बढ़ रही है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। जहाँ पर डिमांड बढ़ रही है उस पॉइंट को, उस जोन को हम बोलेंगे सपोर्ट, और जहाँ पर सप्लाई बढ़ रही है उस पॉइंट को या उस जोन को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस जोन, राइट। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट क्या होता है। Support is an area where the demand is thought to be strong so that maximum supply can be absorbed by the buyers। मतलब सपोर्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा हो कि जितनी भी सप्लाई आ रही है, जितनी भी सप्लाई सेलर्स के द्वारा दी जा रही है, वो सारी की सारी बायर्स अब्जॉर्ब कर लें, राइट। यानी कि दूसरे शब्दों में बोला जाए कि बायर्स बिकम मोर इंक्लाइन टू बाय एंड सेलर बिकम लेस इंक्लाइन टू सेल। मतलब उस एरिया में बायर्स का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है किसी भी स्टॉक प्राइसेस को बाय करने में, और सेलर्स अब सेल करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो उस एरिया को हम क्या बोल देंगे, सपोर्ट बोल देंगे, राइट। नाउ व्हेनेवर द प्राइसेस फॉल्स टू द सपोर्ट लाइन और एरिया, इट इज लाइकली टू बी बाउंस बैक एज बायर्स बिकम मोर एक्टिव इन दैट रीजन टू बाय द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, प्रिवेंटिंग द प्राइस फॉलिंग बिलो द सपोर्ट। मतलब जहां भी प्राइसेस सपोर्ट के पास आते हैं तो ऐसा देखा जा सकता है, ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्राइसेस वहां से बाउंस बैक करेंगे, प्राइसेस फिर से वहां से ऊपर जाने लग जाएंगे, क्योंकि उस एरिया में बायर्स का बाय करने में इंटरेस्ट ज़्यादा है, राइट। सो सेलर्स का इंटरेस्ट वहाँ पर सेल करने में भी कम हो जाएगा, बायर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है तो प्राइसेस क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और स्टॉक प्राइसेस को नीचे गिरने से रोकेंगे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, ये है एसबीआई का मंथली चार्ट, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये आइडिया पब्लिश करा था 6 अप्रैल 2020 में, राइट। ये एक मंथली चार्ट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड कलर में एक जोन इंडिकेट किया है और एक ग्रीन कलर में कोई जोन यहाँ पर इंडिकेट किया है, और ये कुछ डायरेक्शंस को बताते हुए कुछ एरो मार्किंग है, राइट। और यहाँ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया कि इस स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, राइट। भाई सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रेड जोन और ग्रीन जोन क्या है, राइट। सो प्राइजेस जब भी यहाँ पर आए हैं प्रीवियस, अगर हम देखें 1 दिसंबर 2011 में प्राइजेस यहाँ पर आए और प्राइजेस यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर गए, फिर प्राइजेस यहाँ से नीचे गिरे और यहाँ पर आए, फिर से दोबारा प्राइजेस इस एरिया में आए और यहाँ से फिर से 2013-2014 के बाद ये प्राइजेस फिर से बाउंस करके यहाँ पर गए, यहाँ से प्राइजेस फिर से टकरा के नीचे आने लगे और फिर इसी जोन में आए, और फिर इसी जोन से 2016 से प्राइजेस फिर से ऊपर जाने लगे और फिर इस जोन में आ गए। अगेन प्राइजेस कुछ थोड़ा सा नीचे आए, दोबारा प्राइजेस ऊपर गए, इस जोन से फिर से टकराए और फिर दोबारा प्राइजेस नीचे आने लगे, राइट। सो ये जोन जहाँ से प्राइजेस बार बार बाउंस कर रहा है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये एक सपोर्ट जोन होता है, राइट। इस रीजन में बायर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है बाय करने में और सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है सेल करने में, इसलिए प्राइजेस यहाँ से बाउंस कर जाते हैं, और सेलर्स क्योंकि सेल नहीं करने में इंटरेस्टेड है यहाँ पे तो प्राइजेस के नीचे जा नहीं पाते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि दोबारा अगर प्राइजेस यहाँ पर आएंगे तो सेलर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि सेलर्स और इंटरेस्टेड हो जाए यहाँ से सेल करने में और प्राइजेस यहाँ से नीचे आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइजेस यहाँ से फिर से बाउंस कर जाए बिकॉज सेलर्स का इंटरेस्ट फिर से यहाँ पर नहीं रहेगा सेल करने में और बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो यहाँ से प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमने क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बोली थी। हमने ये कहा था कि बाय हाफ क्वांटिटी इन द रेंज ऑफ 145-150 जोन फॉर अ टारगेट रेंज ऑफ 240-250 एज सून एज प्राइसेस सस्टेन अबाउट 240 बाय मोर फॉर द टारगेट ऑफ 350, राइट। सो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी। सेकंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी, बाय हाफ इन द रेंज ऑफ 145-150 जोन एंड इफ द प्राइसेस स्लाइड इनटू द रेंज ऑफ 100 to 90 बाय अनदर हाफ कीपिंग द स्टॉप लॉस एट द लेवल ऑफ 80,
राइट। सो पहली स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमें क्या करना था, वन जब भी प्राइजेस 140 या 150 के रेंज में आएंगे, यानी कि इस रेंज में, इस ग्रीन जोन में आएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, फुल क्वांटिटी में बाय करना था और वेट करना था कि प्राइजेस कब 240 के ऊपर निकले। राइट, जैसे 240 के ऊपर निकल जाए हमें और यहाँ पे बाय करना था और हम टारगेट रख सकते थे 350 का, यानी कि ये रेड जोन का। राइट, सो ये पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी। सेकंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी, बाय हाफ इन द रेंज ऑफ 145 150 जोन, मतलब कि यहाँ पर क्या करना है, पूरी क्वांटिटी बाय नहीं करना है, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी बाय करना है। राइट, और अगर प्राइसेस अगर यहाँ से और स्लाइड होकर इस रीजन में आते हैं तो हम यहाँ पर और हाफ अपनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम नीचे 80 का लगा सकते हैं और हम वेट कर सकते थे। राइट, और हमारा टारगेट एरिया वही 350 का रहता। राइट, नाउ थर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी, if the prices stays above 360 which will be considered as a breakout, one can go very aggressive for the target zone of 550 levels। मतलब जब प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए, इस रेड जोन के ऊपर सस्टेन करने लग जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी जो प्रीवियस क्वांटिटीज थी उन्हीं के साथ में हम रह सकते हैं और एग्रेसिव टारगेट्स के लिए हम वेट कर सकते हैं जो कि 550 लेवल्स के आसपास का रहेगा। सो ये हमने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, हमने यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रेटेजी में कहा कि 140 और 150 के जोन में अगर प्राइजेस आते हैं तो यहाँ पर पूरी क्वांटिटी में हम बाय कर सकते हैं और टारगेट ये रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा कि ये एक ग्रीन जोन जो था, यहाँ से प्राइजेस बार बार ऊपर जा रहे थे। राइट, प्राइजेस सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहे थे और बायर्स का यहाँ पर इंटरेस्ट था बाय करने में, और प्राइजेस इसके नीचे नहीं जा रहे थे क्योंकि सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे सेल करने में। जब भी सेलिंग होती थी सेलर्स यहाँ आके रुक जाते थे और वहाँ पर बायर्स आ जाते थे। राइट, अगेन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सेलर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि शायद सेलर्स का इंटरेस्ट रहे कि वो इसे ब्रेक कर दें। राइट, ये सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दें और प्राइसेस फिर से स्लाइड होकर यहाँ पर आ सकते थे, तो ये एक केस था। राइट, ऐसा भी हो सकता था, इसीलिए उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमारी सेकंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी। राइट, तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक के साथ हुआ क्या, कि प्राइसेस कहाँ से कैसे अनफोल्ड हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पर आए, इस जोन में 140 150 की जोन में आए और यहाँ से प्राइसेस बाउंस बैक कर गए और इस रेड जोन को भी ब्रेक कर दिया। राइट, सो ये एक सपोर्ट एरिया था, प्राइसेस इसके नीचे नहीं आए, यहाँ पर प्राइसेस होल्ड कर गए क्योंकि बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा था, सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पर कम हो जाता है और बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते थे और इसीलिए प्राइसेस यहाँ से सीधे ऊपर चले गए। सो इस तरीके से हम सपोर्ट के साथ काम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सपोर्ट के बारे में। इट शुड बी नोटेड दैट द सपोर्ट लाइन और जोन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्राइसेस शुड रिस्पेक्ट एवरी सपोर्ट जोन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सपोर्ट लाइन या सपोर्ट जोन एब्सोल्यूट है, वहाँ प्राइजेस आकर रुकेंगे ही रुकेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राइजेस उसको रिस्पेक्ट नहीं भी कर सकते, प्राइजेस उस सपोर्ट जोन को तोड़ भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो सपोर्ट टूट जाए और फिर प्राइजेस वहाँ से और नीचे आने लग जाए। राइट, क्योंकि सेलर्स का वहाँ इंटरेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सेलर्स अभी भी सेल करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, a break below support signals that the bears have won out over the bulls. A decline below support indicates a fresh willingness to sell even on lower prices। मतलब कि अगर कोई सपोर्ट टूटता है तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो वॉर चल रही थी उसके बीच बेयर्स उस वॉर को जीत चुके हैं। राइट, और बुल्स पीछे हट गए हैं और उस सपोर्ट के नीचे प्राइसेस का जाना ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स नीचे के प्राइसेस पे भी सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं, वो सेल करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उस प्राइसेस पर भी वो सेल कर सकते हैं। ओके, द सपोर्ट लेवल इज ऑलवेज बिलो द करंट मार्केट प्राइस। वंस सपोर्ट इज ब्रोकन अनदर सपोर्ट लेवल विल हैव टू बी एस्टैब्लिश एट अ लोअर लेवल। मतलब जो भी सपोर्ट लेवल रहेगा वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे रहेगा और जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे के लेवल पे कोई ना कोई सपोर्ट बनता है, वहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट स्टैब्लिश होता है। सो दिस इज द ऑल आइडिया बिहाइंड सपोर्ट। राइट, तो चलिए देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर द सप्लाई इज थॉट टू बी स्ट्रॉन्ग सो दैट मैक्सिमम डिमांड कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सेलर्स। मतलब ये एक वैसा एरिया होता है जहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ पर जितनी भी डिमांड बायर्स की तरफ से आ रही है वहाँ वो सप्लाई उसे अब्सॉर्ब कर लेगी, सेलर्स उसे अब्सॉर्ब कर लेंगे। राइट, इन अदर वर्ड्स सेलर्स बिकम मोर इंक्लाइन टू सेल एंड बायर्स बिकम लेस इंक्लाइन टू बाय। मतलब सेलर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर सेल करने में और बायर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है वहाँ पर बाय करने में। राइट, व्हेनेवर द प्राइसेस राइज टू द रेजिस्टेंस लाइन और एरिया इट इज़ लाइकली टू पुश बैक
as sellers become more active in that region to sell the particular script, preventing the price rising above the resistance। मतलब जब भी प्राइजेस किसी रेजिस्टेंस लाइन और रेजिस्टेंस जोन में जाते हैं तो प्राइजेस वहाँ से पीछे की तरफ पुश यानी कि नीचे की तरफ गिर सकते हैं, राइट? बिकॉज क्योंकि सेलर्स का वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है सेल करने में और बायर्स का इंटरेस्ट वहाँ पर कम हो जाता है वहाँ बाय करने में, इसीलिए सप्लाई बढ़ जाती है और वहाँ से प्राइजेस नीचे आने लग जाते हैं और प्राइजेस को सेलर्स प्रिवेंट करते हैं ऊपर जाने के लिए। सो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेजिस्टेंस। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी एक एग्जांपल। सो गाइस ये चार्ट है 15 मिनट्स का वोल्टास का, राइट? और इस चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइजेस पहले से ही कहीं नीचे आ रहे थे और यहाँ पर एक बार प्राइजेस ने होल्ड कर लिया, दोबारा प्राइजेस ने यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन करा और इस जोन से दोबारा प्राइजेस नीचे गिर गए, राइट? सो ये एक जो जोन था इसे हम कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, राइट? प्राइजेस यहाँ पर आके रुके तो सही लेकिन प्राइजेस दोबारा कोशिश करे इस जोन से ऊपर जाने के लिए लेकिन फिर से नीचे गिर गए, राइट? सो ये एक रेजिस्टेंस बन गया था, यानी कि दोबारा कभी प्राइजेस इस जोन में आते हैं तो हम यहाँ पर एक बार सेल कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्राइजेस को सेल कर सकते हैं नीचे की तरफ आने के लिए, राइट? सो देख लेते हैं कि प्राइजेस में हुआ क्या, कि यहाँ पर प्राइजेस आए तो यहाँ पर मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया, राइट? सो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइजेस यहाँ पर आए, एक बार कोशिश करी लेकिन दोबारा नीचे आ गए, दोबारा कोशिश करी प्राइजेस फिर से नीचे पुश हो गए, फिर से कोशिश करी प्राइजेस फिर नीचे पुश हो गए और इस बार दोबारा यहाँ तक आ गए, राइट? सो ये एक रेजिस्टेंस जोन था और प्राइजेस जब जब यहाँ पर जा रहे थे प्राइजेस पुश हो रहे थे बिकॉज सेलर्स का यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा है सेल करने में कंपैरेटिवली बायर्स का, राइट? और बायर्स यहाँ पर कम इंटरेस्टेड है बाय करने में और इसीलिए यहाँ पर बार बार सेलिंग आ रही है और सेलिंग आने के बाद में प्राइजेस में एक प्रेशर बन रहा है जिसकी वजह से प्राइजेस नीचे की तरफ पुश हो रहे हैं, राइट? सो इसे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। ओके, नाउ कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेजिस्टेंस के बारे में। इट शुड बी नोटेड दैट द रेजिस्टेंस लाइन और जोन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्राइसेस शुड रिस्पेक्ट एवरी रेजिस्टेंस जोन, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइजेस किसी भी रेजिस्टेंस जोन पर आएगा तो वहाँ पर रुकेगा ही रुकेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो उस जोन को ब्रेक भी कर सकता है, प्राइसेस उसके ऊपर जा सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो जाएगा और बायर्स फिर से वहाँ पर आ जाएंगे और बाय करेंगे, राइट? जिससे कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक अबव रेजिस्टेंस सिग्नल्स दैट द बुल्स हैव वन ओवर द बियर्स, राइज अबव द रेजिस्टेंस इंडिकेट्स अ फ्रेश विलिंगनेस टू बाय इवन ऑन द हायर प्राइसेस। मतलब कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में ये इंडिकेट करता है कि बुल्स वहाँ पर जीत गए हैं और बियर्स पीछे हट गए हैं, राइट? और रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइसेस जाने का ये इंडिकेशन होता है कि वहाँ पर बायर्स हायर प्राइस पे बाय करने में भी इंटरेस्टेड हैं। ओके, द रेजिस्टेंस लेवल इज ऑलवेज अबव द करंट मार्केट प्राइस, मतलब करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही हमेशा रेजिस्टेंस रहते हैं। वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन अनदर रेजिस्टेंस लेवल विल हैव टू बी एस्टैब्लिश एट अ हायर लेवल, मतलब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल हायर प्राइसेस पे बनेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।